आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े टॉपिक पर बात करेंगे। ये ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हो जाता है। तो मैं हूं आतिफा काजी और आज के इन न्यूज़ का हमारा टॉपिक है यमन में गृह युद्ध की समाप्ति। आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या सच में यमन में गृह युद्ध की समाप्ति हो गई है? यमन का गृह युद्ध क्या है ये हम सब जानेंगे, लेकिन पहले हमेशा की तरह ये समझना ज़रूरी है कि हमने जो ये टॉपिक लिया है ये क्यों खबरों में है, किस वजह से खबरों में है, यानी कि हमारी खबर क्या है आज की, उसको समझेंगे, फिर उससे जुड़े आगे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आईएएस या आरएएस की तैयारी किस तरीके से करें, तो उन सभी के लिए दृष्टि आईएएस अपनी जयपुर शाखा पर एक निशुल्क सेमिनार का आयोजन कर रहा है जो कि 14 मार्च को होगा। तो इसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी या आप इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, इसे जानने के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर पढ़ देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका इस बीच। 9024790143। तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी इससे रिलेटेड ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे खबर की कि किस वजह से ये खबरों में है। अभी जैसे अमेरिका में नया नया सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो बाइडेन की सरकार आई है, तो इस नई सरकार ने अपनी विदेश नीति के तहत कुछ खास निर्णय लिए हैं। उन्हीं में से एक निर्णय ये लिया है कि अमेरिका जो यमन में गृह युद्ध चल रहा है उसके लिए सऊदी अरब को सपोर्ट नहीं करेगा, और इसके अलावा सऊदी अरब को जो वो हथियारों की बिक्री करता है उसको भी हॉल्ट कर देगा, और इसके लिए और यमन के लिए उसने एक विशेष दूत को भी नियुक्त किया है। इसके साथ साथ जो यमन में शिया हौथी विद्रोही हैं, शिया जो हौथी विद्रोही हैं यमन के अंदर, उनको भी क्या करेगा, जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है उससे भी इसको बाहर कर देगा। तो ये इसी वजह से हमारा आज का ये टॉपिक चर्चा में है कि क्या इससे यमन में जो गृह युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति होगी। तो अब यहाँ कुछ ये बातें निकल कर आती हैं कि यमन का गृह युद्ध आखिर है क्या, और अगर ये ख़त्म होता है तो उसका भू राजनीति पर, विश्व की भू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और जाहिर बात है जब वैश्विक स्तर की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, तो भारत के संदर्भ में भी जुड़ता है कोई ना कोई पहलू, तो हम उसको भी समझेंगे कि भारत के लिए किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस रहेगा या भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब हम पहले इस यमन गृह युद्ध की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं जिस पर ये सारा हमारा आज का मुद्दा फोकस्ड है। तो इस गृह युद्ध की बात करें तो इसकी जड़ें अगर देखा जाए तो अरब स्प्रिंग से जुड़ती हैं। अरब स्प्रिंग जो ये मध्य पूर्व के जो देश थे उनमें एक लोकतांत्रिक आंदोलन था, लोकतंत्र को लेकर आंदोलन था जो 2011 के आसपास था। तो उस समय जब ये सब चल रहा था तो तभी जो यमन है, यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के प्रति आक्रोश जाग रहा था पूरे देश में। क्योंकि जो ये राष्ट्रपति थे उस समय देश यमन के, तो उसमें क्या था, उनका एक कमज़ोर प्रशासन माना जा रहा था क्योंकि भाई भतीजावाद से ज़्यादा प्रेरित था। इनके काल में लोगों में बेरोज़गारी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जिससे भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लोगों में कई तरह के विद्रोही समूह बाहर आ गए थे जो इनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे जिससे कि इस सरकार को हटाया जा सके। तो इस सब को देखते हुए क्या हुआ कि जो जीसीसी है यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसने एक समझौता किया। जीसीसी क्या है, ये 6 देशों का एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस है। 6 देश कौन कौन से हैं? इसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन और ओमान। ये 6 देश इसमें शामिल हैं, इनका ये अलायंस है। तो इन्होंने इस जीसीसी ने एक समझौता किया जिसे संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया। इसने समझौता किया कि इस जो सालेह की सरकार है उसको हटाकर, उसको सत्ता से हटाकर जो सत्ता थी वो अब किसको सौंप दी, हादी को, यानी देश का नया राष्ट्रपति बन गया, हादी को सत्ता सौंप दी राष्ट्रपति बनाकर। लेकिन अब क्या था, 2014 में जो देश के हौथी विद्रोही थे, हौथी अलगाववादी समूह, वो इस हादी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने लगा क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मसला है शिया और सुन्नी का। तो हौथी जो विद्रोही है, हौथी अलगाववादी समूह, ये शिया हौथी विद्रोही हैं। अभी जैसे हम खबर में देख रहे थे कि शिया हौथी जो विद्रोही हैं उनको भी
उस फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से लिस्ट से बाहर निकालने की अमेरिका ने बात की है। तो ये शिया विद्रोही समूह है और जो हादी सरकार थी उसको सपोर्ट करता था सऊदी अरब, जो कि सुन्नी बहुल देश है, सुन्नी प्रधान देश है। तो इसलिए यहाँ पर इसका भी ये चक्कर था। अभी हम इसको आगे पूरा अभी तरीके से समझेंगे और कि यहाँ पर अब हाउथी विद्रोहियों ने 2014 में हादी के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और 2015 तक क्या कर लिया, जो यमन की राजधानी थी सना, उस पर कब्जा कर लिया। अब इनका पूरा कब्जा हो गया। अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि ये संघर्ष ऐसे क्यों चल रहा था कि पहले सालेह की सरकार थी, फिर जीसीसी ने समझौता किया, उसके बाद हादी को सरकार सौंप दी और यहाँ पर फिर जो हाउथी विद्रोही थे वो हादी सरकार के खिलाफ हो गए। तो उसकी वजह क्या थी कि ईरान हाउथी का समर्थक था। जो हाउथी विद्रोही समूह है उसका समर्थक ईरान है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हाउथी विद्रोही शिया समूह है और ईरान भी शिया प्रधान देश है। और जबकि सऊदी अरब इसका विरोधी है हाउथी का, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी प्रधान देश है। तो यहाँ शिया सुन्नी का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो यहाँ पर मेन है। क्योंकि अगर सऊदी अरब का जो पड़ोसी देश है यमन, तो वहाँ पर ईरान का अगर प्रभाव हो जाएगा तो सऊदी अरब को दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसका एक रीज़न ये रहा। अभी हम मैप के थ्रू सारा अच्छे से समझेंगे। अब मैंने बात की कि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी प्रधान देश है, जबकि ईरान शिया प्रधान देश है। और इसके अलावा एक और अमेरिका का पहलू यहाँ निकल कर आता है। ईरान जैसे कि हमेशा से जो अमेरिका है उसका एक परंपरागत विरोधी रहा है, और सऊदी अरब और अमेरिका वो प्रमुख सामरिक सहयोगी हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ये भी पहलू है कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा जो गृह युद्ध, ये उठापटक चल रही है, पूरी खींचतान चल रही है, इसकी वजह ये है। अब हम इसको पूरा मैप से समझते हैं कि इसका अगर जो जियोपॉलिटिकल हमने इम्पैक्ट बोला, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या फिर भारत के संदर्भ में इसको देखें तो भारत के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। तो सबसे पहला तो ये है यमन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये सऊदी अरेबिया है और ये है ईरान। तो यहाँ पर ईरान का पूरा इतना दूर पड़ेगा ये जो यमन है। तो जो उत्तरी एरिया है इसका, इसी में इसकी राजधानी सना है। इसके यहाँ से आपको दिखाया, तो ये मैंने बताया था कि ये पूरा यमन है ये। तो इसमें जो इसका उत्तरी क्षेत्र है, ये पूरा उत्तरी क्षेत्र है, इसी में आती है इसकी राजधानी सना। और भी कुछ बड़े जो जगह है जैसे हुदैदा है, हज्जा है, अमरान है, सादा है और मरिब है, तैज़ है, अदन, ये अदन है। तो यहाँ पर जैसे ये इसमें दिखाया, ये जो कलर है ये पूरा हाउथी विद्रोहियों का पूरा ये उनका हिस्सा है जहाँ पर उनका कब्जा है। ये पूरा क्षेत्र हाउथी विद्रोहियों के कब्जे में है। तो यहाँ पर यही पूरा जो उठापटक है, खींचतान पूरी यही है कि नॉर्थ को सपोर्ट, जो नॉर्थ का जो एरिया है, जो नॉर्दर्न यमन है, उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, वो पूरा सुन्नी क्षेत्र है। और जो सदर्न एरिया है उसको सपोर्ट करता है ईरान, वो शिया बहुल क्षेत्र है। तो ईरान का अगर यहाँ पर, जैसे हम पहले मैप में देख रहे थे कि अगर यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो स्थिति है तो अपने आप में इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गल्फ ऑफ अदन है इसके और ये रेड सी है। तो अगर यहाँ पर ईरान का प्रभाव हो जाता है, ईरान का कब्जा यहाँ पर, क्योंकि अगर ईरान का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा तो जाहिर बात है इससे पूरा रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा, जो कि इधर से पूरा यहाँ भूमध्य सागर की तरफ भी जाने वाला रास्ता। तो ये क्षेत्र पूरा प्रभावित होगा सीधे तौर पर, जिसकी भी यहाँ पर सरकार रहेगी इस पूरे क्षेत्र में। तो सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि यहाँ पर ईरान का ज़्यादा प्रभाव हो, ईरान का प्रभाव हो जाए। इसके अलावा इसकी जो सामरिक स्थिति है, जो इसकी अवस्थिति है, उसको देखते हुए भी सऊदी अरब यहाँ पे नहीं चाहेगा कि किसी और कंट्री का यहाँ पर प्रभाव दिखे। तो इसलिए क्या हुआ कि 2015 में सऊदी अरब ने यहाँ पर हमले शुरू कर दिए। और उस दौरान जब जैसे भारत की बात कर रहे थे हम कि भारत का क्या था, तो उसमें 2015 में भारत के जो यहाँ पर यमन में जो भी भारत के नागरिक यहाँ पर काम कर रहे थे, जो रह रहे थे, उनको बचाने के लिए उसने ऑपरेशन राहत चलाया था, जिससे न सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि जो विदेश और भी विदेशी नागरिक थे
उनको भी बचाकर वहाँ से निकाला जा सके। तो भारत का यहाँ पर हित ये भी जुड़ता है कि जब किसी भी देश में जहाँ पर भारतीय नागरिक रहते हैं अगर कोई अशांति की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है या कोई भी विकट स्थिति आती है, तो भारत के लिए जो चिंता है उसके लिए उसका इंडियन डायस्पोरा है, यानी भारतीय नागरिक जो उस देश में रहते हैं उसको सुरक्षित निकालना भारत के लिए एक चिंता हो जाती है। तो ये भारत का हित यहाँ से ये भी जुड़ता है। इसके अलावा जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, तो इन सब में अगर जैसे सऊदी अरब की बात करें और ईरान की बात करें, तो यहाँ पे जो ये यमन का जो गृह युद्ध चल रहा है, तो ये यमन का ना होकर सीधे सीधे ईरान और सऊदी अरब का हो जाता है, यानी मिडिल ईस्ट कोल्ड वॉर भी इसको कहा जाता है, मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर। तो अगर इन दोनों देशों में इस तरीके की स्थिति रहती है तो इससे भारत के हित भी प्रभावित होंगे, क्योंकि सीधा ये दोनों ही तेल आयातक देश हैं भारत के लिए, यानी भारत इनसे तेल लेता है, तेल आयात करता है, तो भारत को तेल निर्यात करते हैं दोनों ही देश। तो भारत के लिए दोनों ही देशों के साथ संबंध होना अच्छे होना ज़रूरी है। ईरान, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर किसी कंट्री में कोई भी आपस में किन्हीं दो बड़े देशों में कोई संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो उसका असर किस तरीके से पड़ता है। जैसे अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था परमाणु के चलते, परमाणु कार्यक्रम के उसके चलते, तो भारत को ईरान से तेल आयात करना बंद करना पड़ा, अमेरिका ने उस पर जब प्रतिबंध लगा दिया था। तो इससे क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा उसका असर पड़ा, क्योंकि ईरान से भारत को सस्ता तेल आयात होता था, तो ईरान से ना करके उसे दूसरे देशों का विकल्प देखना पड़ा। तो भारत को तेल तो मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या है, जो सस्ता तेल उसको ईरान से मिलता था वो उसको नहीं मिला। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में, अब भारत सऊदी अरब से भी तेल आयात करता है, ईरान से भी तेल आयात करता है, तो अगर इन दोनों देशों के बीच में इस तरह की स्थिति रहेगी तो भारत के लिए ये देखना ज़रूरी है, भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है कि दोनों ही देशों के साथ उससे संबंध अच्छे रखते हुए किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस कूटनीति के साथ भारत को आगे बढ़ना है कि दोनों के साथ ही संबंध भी अच्छे रहें और भारत दोनों के साथ आगे अपने रिलेशंस को बना भी सके। और जो भारतीय नागरिक रहते हैं इन देशों में, जो मिडिल ईस्ट में जहाँ भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, तो वहाँ उनको भी कोई ख़तरा ना हो, तो ये भी भारत के लिए देखना ज़रूरी है। अब जैसे ईरान की बात कर रहे तो ईरान में चाबहार बंदरगाह की बात हो रही है। अभी चाबहार बंदरगाह के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर भी भारत ने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि भारत सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनमें जा सके, अफ़गानिस्तान वगैरह में, इन कंट्रीज़ के साथ भी भारत अपने जो व्यापार है उसको और आगे बढ़ा सके, उन तक अपनी और ज़्यादा सही तरीके से पहुंच बना सके। तो अगर इस तरीके की स्थिति रहती है तो उसके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी, जैसे चाबहार की बात कर रहे थे, और भारत इन सभी कंट्रीज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, तो भारत के सीधा सीधा प्रभाव इस तरीके के उसके प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। चाबहार पर भारत बहुत इन्वेस्ट भी कर चुका है, और भी जितने इस जो भी प्रोजेक्ट्स हैं भारत के, उन सब पर असर पड़ेगा। तो ये सब जो भी किसी अगर एक कंट्री में चल रही है, जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं, तो यह इसका असर सभी जो भी वैश्विक भू राजनीति है उस पर पूरा पूरा सीधा सीधा दिखाई देता है। जैसे हम बात कर रहे थे गल्फ ऑफ अदन, रेड सी की, तो इस रूट को, रेड सी के रास्ते जो भूमध्य सागर की तरफ, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जो रास्ता है, वो भी इससे सीधा सीधा प्रभावित होगा अगर यहाँ पर सही सरकार नहीं होती है, या किसी भी विद्रोही समूह का यहाँ पर कोई अधिकार हो जाता है, सत्ता काबिज कर लेता है कोई भी विद्रोही समूह, तो ये क्षेत्र पूरा पूरा सीधे तरीके से प्रभावित होगा इससे। भारत की हम बात कर रहे थे, इसमें हम देख रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे इसके बड़े क्षेत्र देखे, तो ये सना इसकी राजधानी की, जिसकी हम बात कर रहे थे, 2015 तक जो हाउथी विद्रोही हैं इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए जो ये सारी हम बात कर रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं इनमें शांति बनी रहे। तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि अब ये जो नया फैसला आया है जो बाइडेन सरकार का, तो उसको इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो सबसे पहला यही कि जो भारत, अगर हम पूरा ओवरऑल इसका निष्कर्ष देखें तो यही है कि ये जो अब नया फैसला है, तो इससे हो सकता है भविष्य में जो यमन में गृह युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति
की उम्मीदें बढ़ सकती हैं, तो इससे भारत को भी फ़ायदा होगा। हम भारत के संदर्भ में इससे के लिए बात कर लेते हैं कि भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे हमने बात की कि भारत के सामने चुनौती हो जाती है अगर दो देशों के, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जैसे ईरान और सऊदी अरब में इस तरीके की स्थिति रहेगी और ये शांत हो जाता है, ये सब जो भी गृह युद्ध है अगर ये समाप्त हो जाता है, तो भारत के लिए जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कि किस तरीके से दोनों के साथ एक साथ रिलेशन किस तरीके से ठीक करके चले, अगर दोनों ही देशों में सही स्थिति नहीं है तो वो एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। तो भारत को तो फ़ायदा ही होगा इससे, क्योंकि जैसे हमने तेल की बात की थी, तो अगर इस जैसे सऊदी अरब ने 2015 की हम बात कर रहे थे, यमन पर हमले शुरू कर दिए थे, तो तेल आपूर्ति भी सीधा सीधा बाधित होती है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है कि जो सऊदी अरब जब हमले कर रहा था उस पर, तो उसकी अपनी खपत बढ़ जाएगी। जब किन्हीं दो देशों के बीच जंग की स्थिति हो जाएगी तो तेल की खपत उस देश की खुद ही बढ़ जाएगी, तो उसको बचाकर सेव करके रखना भी ज़रूरी है और उसको सुरक्षित तरीके से। और दूसरा, अपनी खपत बढ़ जाएगी तो उसका सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट पर असर पड़ेगा। और भारत चूँकि उन देशों में है जो ज़्यादातर हिस्सा आयात करते हैं, इसका ऑलमोस्ट आयात पर निर्भर हैं तेल के, तो उसकी भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। तो अगर सही स्थिति होती है, ये गृह युद्ध की स्थिति समाप्त होती है, शांति व्यवस्था कायम होती है यहाँ पर, तो भारत के लिए तो फ़ायदे की स्थिति रहेगी। और इसके अलावा भारत जैसे अपने लुक ईस्ट पॉलिसी पर ध्यान देता है, जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं सारी और भी जो भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो भारत जिस तरीके से अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ ध्यान दे रहा है, भारत के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी पर भी ज़्यादा ध्यान दे। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये सारी, तो जो जैसे हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की भी बात कर रहे थे, तो इन सब पर भारत ज़्यादा फोकस करे और देखे कि किस तरीके से किसके साथ कितने हित जुड़े हुए हैं। भारत क्योंकि इन सभी देशों के साथ एक बड़ा हितधारक देश है। सऊदी अरब, हालांकि ये नहीं है कि भारत के ही हित जुड़े हैं, सऊदी अरब और इन देशों के भी हित जुड़े हैं भारत के लिए। अब जैसे ईरान के साथ प्रतिबंध लग गया तो भारत ने दूसरे देशों का विकल्प कर लिया, लेकिन इंडिया सऊदी अरब जैसे देशों के लिए तो एक बड़ा मार्केट है, तो इसलिए उनके भी हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है कि आपस में संबंध अच्छे रहें। तो भारत को और अपने इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी एक रीजन के साथ हम सीमित नहीं रह सकते। जैसे हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो हम ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, या जो भी हम किसी भी एक रीजन, सदर्न रीजन या ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, किसी भी एक रीजन के साथ हम सीमित नहीं रह सकते हैं। हमें सभी के साथ बनाकर सभी के साथ अच्छे रिश्तों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और सभी के साथ अपने जो सामरिक हित हैं एक दूसरे के, उनको देखकर चलने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसी के हिसाब से भारत ने अपनी अलग अलग क्षेत्रों के लिए पॉलिसी बनाई हुई है। ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हम आसियान कंट्रीज़ वगैरह की बात करें, उनके लिए अलग पॉलिसी है, और जो ये कंट्रीज़ हैं इनके लिए लुक वेस्ट पॉलिसी अपनी बनाई है, अफ्रीका के लिए अलग है जैसे। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इस जैसे जो ये डिसीजन आया है जो बाइडेन सरकार का, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर आगे भी इस तरीके की जो भी फैसले आते हैं, उससे यमन में युद्ध की जो गृह युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति की तरफ इसको देखा जा सकता है। और जैसे जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ISIS हो गया, बाकी सारे जितने भी हैं जैसे और सारे, तो उन सब की बात अगर हम करें तो उनको भी सही तरीके से उन पर एक्शन लिया जा सकता है, उनको सही तरीके से काउंटर किया जा सकता है। इस जो आज की खबर है उसके मद्देनज़र हम ऐसा देख सकते हैं। चलिए अब आप प्रश्न देख लीजिए कि आज का प्रश्न क्या है। यमन में गृह युद्ध की समाप्ति न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरे पूर्वी गोलार्ध के लिए महत्वपूर्ण है, टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न सीधा सा है, जिस टॉपिक पर हम जैसे बात कर रहे थे, पूरा हमने मैप के थ्रू जैसे जो कुछ समझा, तो उसी को लेकर हमारा आज का ये प्रश्न है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।